और बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि एक नेता का ऐसा बयान सामने आया जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जिक्र करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि उनकी तरफ से पीओके को लेकर एक बात कही गई है और पीओके को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है। गुलाम कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है जो इस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में है। गुलाम जम्मू कश्मीर हासिल करना अगला एजेंडा है, जितेंद्र सिंह की तरफ से यह कहा गया है। और धारा 370 को खत्म करने की क्षमता गुलाम कश्मीर को हासिल करने की है। यानी जितेंद्र सिंह का साफ साफ ही कहना था कि आज तक जो सरकारें नहीं कर पाई, यानी 370 को कोई नहीं हटा पाया, वो बीजेपी ने कर दिखाया। और जो इससे रास्ता खुलता है वो जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको हासिल करने का रास्ता है। आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा था संसद के अंदर कि अब बात पीओके पे होगी और सभी ये बात कहते हुए नजर आए। हालांकि एक बड़ा चेहरा जितेंद्र सिंह, उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं और उन्हीं के बयान को हम कोट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की अब तैयारी है और आगे आने वाले समय में क्या वाकई ये देखने को मिलेगा, क्योंकि 370 पर इस वक्त कई बातें की जा रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अब अलग अलग लोगों के कई बयान देख सकते हैं। पिछले दिनों हमने महबूबा मुफ्ती का बयान आपको सुनवाया कि महबूबा मुफ्ती 370 के लिए कह रहे हैं कि हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और 370 अपने लोगों को दिलवा के रहेंगे। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिलवा के रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 370 की बात कर रही है और बीजेपी की तरफ से भी जुबान पर 370 है कि 370 को हटाकर वो काम किया गया जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी सरकार ने नहीं किया। किसी भी सरकार में दम नहीं था इतना करने का, लेकिन बीजेपी ने वो कर दिखाया और अब ये रास्ता खुलता है पीओके को हासिल करने का। ये बात ये बात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से कह दी गई है और उन्हीं के बयान को हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जो ये बयान है अब उसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और ये बयान चर्चा का विषय बन गया है, हेडलाइन खासतौर पर बना, सुर्खियां बनी हुई हैं और इसी पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कुछ देर में हमारे खास मेहमान होंगे जिनसे चर्चा करेंगे। 370 को लेकर इस वक्त बातें कही जा रही हैं। चलिए, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाम मुझे बताया गया है, अभिजीत जसरोटिया साहब हैं, इस वक्त बीजेपी के नेता हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए। साथ ही साथ अब्दुल कयूम भट्ट साहब हैं, पीडीपी के नेता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए, आने के लिए गुलिस्तान न्यूज पर। सबसे पहले अभिजीत जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि 370 खासतौर पर जुबान से विपक्षी पार्टियों की निकल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जो रीजनल पार्टियां हैं वो खासतौर पर कह रही हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा ये कह रही हैं कि 370 हटा के केंद्र ने गलत किया है और 370 के लिए हम लड़ते रहेंगे। पिछले दिनों हमारे साथ एक गेस्ट बैठे थे पीडीपी के, वो भी ये कह रहे थे कि बीजेपी ने को 70 साल लग गए 370 हटाने को, तो हम 370 को बहाल करने के लिए जितना भी समय लगेगा हम वो कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अब खासतौर पर केंद्रीय मंत्री ने यह कहा है कि ये पीओके का रास्ता है। क्या वाकई ये पीओके का रास्ता है या आगे आने वाले समय में आपकी तैयारी है चुनाव को लेकर खासतौर पर? देखिए, चुनाव तो देश में आते जाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहता और जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे कद्दावर एक नेता जब ऐसी बात करते हैं तो उनमें बड़ा सीरियसली लेने वाली जरूरत होती है। सबसे पहले भारद्वाज साहब एक चीज को समझने की जरूरत है। जब महाराजा हरि सिंह जी ने इस अर्शवाल रियासत का जो विलय हिंदुस्तान के साथ कराया था तो उनकी जो रियासत की हदें थी वो गिलगित बल्तिस्तान तक थी और कहां तक थी आपको पता। इवन तिब्बत भी उन्हीं का ही पार्ट हुआ करता था जहां पर उन्होंने एक राजा उसे जीतने के बाद वहां पर नियुक्त किया था। तो जब कोई भी किसी के साथ कोई विलय करता है, अगर मैं ही कोई अपनी अगर चीज किसी के साथ विलय कर रहा हूं, अपना घर अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो पूरे का पूरा घर के ऊपर हक उसका होता है जिसके साथ विलय किया जाता है। इसी को अगर आप देखें तो टेक्निकली भी ये सारे का सारा जो एरिया है ये हिंदुस्तान का बनता है। ये आज तक की जो पहले की सरकारें रही, खैर वो तो पड़ोस का प्लेट में देती रही चाइना को और बाकी को एरिया। ये जो सरकार है ये लेने वाले एरियाज है अपने वापस और हमारे लिए एक एक इंच जो भूमि है हमारी मातृभूमि है वो हमारे लिए बड़ी पूजनीय है। अगर किसी ने षड्यंत्र के चलते हमसे वो भूमि वापस छीन ली हुई है तो उनसे वापस लेना हमारा कर्तव्य और परम कर्तव्य बनता है। आज भी आप देख लीजिए गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो अपने घर में एक रोटी एक्स्ट्रा बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं कि किस दिन हिंदुस्तान की फौज आएगी और हमें पाकिस्तान के जुल्मों सितम से
निजात दिलाएगी। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस सारे एरिया को अपने साथ मिलाएं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहता। तो ये चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमारे जो वादे हैं वो पूरा। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं अब्दुल कयूम साहब से। कयूम साहब, सुन रहे हैं ना आप बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं? 370 को हटाना तो बहुत जरूरी था, और वो सिर्फ बीजेपी कर सकती थी, जो बीजेपी अपना एजेंडा बता भी रही है कि 370 को जब हमने हटाया है तो रास्ते और भी खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार का रास्ता खुल रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के हक का रास्ता खुल रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर पर पीओके का रास्ता खुल रहा है कि पीओके के जो लोग हैं, जो हमारी जमीन है पाकिस्तान के पास है, वो हमारी होगी। और ये बात तो संसद के अंदर खुद कह चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो इससे दिक्कत क्या है खासतौर पर? देखो भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दावे कर रहे हैं कि पीएम को कि हम वापस लेंगे। देखो, कश्मीरियों को कमजोर करने का इनका एक ही एजेंडा है। अगर ये कश्मीरियों को और कश्मीरी इनके साथ मिलेंगे तो हम ताकतवर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये वो कतल नहीं करेंगे। ऐसे ही झूठ का पुलादा करते हैं ताकि इस वक्त इनके इलेक्शन का जो ये मौसम है, इस मौसम में इनका जो मसला है वो ये जो करते हैं आपस में, इसको शोषा बनाते हैं। लोग जो अनपढ़ लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, इसे इनकी झांसे में आने की बात है। अगर ये बहुत बड़ी बात करना चाहते हैं, वो तो हमने पहले भी देखा, उसके बाद कैसे मसला हुआ, कैसे उनको जो एक हमारा पायलट वापस आ गया चाय पी के। हमें ये मसला नहीं, अगर भाइयों के साथ हमें मिलाया जाएगा तो हमें उसमें कोई मसला नहीं, हम और ताकतवर हो जाएंगे। बाकी हो गई बेरोजगारी की बात। आप पूरे हिंदुस्तान को देखो, 8% हमारी बेरोजगारी बढ़ गई है। ये शर्म नहीं आती है इन लोगों को ऐसी बातें करते हुए। हमारा 14% हम यहाँ बेरोजगारी का 1% था, अभी 23 है। कहां से कौन सा रोजगार? मुलाजिम को तो ये निकाल रहे हैं। हमारी जो जम्मू कश्मीर में जो भी इंडस्ट्री थी वो आप देखो 700 इंडस्ट्री तो बंद है। कौन सा बेनिफिट है ये? इन्होंने यहाँ टोल पोस्ट तो सर आपको इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी जब आप बीजेपी के साथ थे। गठबंधन में तो आप भी रहे ना। कयूम साहब सुन लीजिए, ठीक है, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। एक सवाल का जवाब, बस एक सवाल का जवाब। कयूम साहब एक बात का जवाब दीजिए ना। जब आप गठबंधन में थे, आप इंडस्ट्री की बातें करते हैं, तो आप इंडस्ट्री लगाते ना। किसने मना किया था? गठबंधन तो बीजेपी ने तोड़ दिया और कह रही है कि जो आपको लगाई हमने इंडस्ट्रियां लगाई, लोगों को रोजगार दिया। लेकिन जब इनकी 370 के बाद आप देखो हमारी बिजली का क्या हाल है, हमारे टूरिज्म का क्या हाल है, हमारा जो भी मुसीबत आ गया। यहाँ तो 2 रोटी नहीं मिलती है भाई साहब। ये कहा हमें ये ख्वाब दिखाएंगे कश्मीरियों को, और कश्मीरी साथ में मिला दो ना, हमारी ताकत बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं हमारे साथ और भी कुछ लोग, मगर ये चलिए ठीक है। अभिजीत जी, कयूम साहब को आप सुन रहे हैं ना? कयूम साहब कह रहे हैं कि आप पीओके पे बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कयूम साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूँ कयूम साहब, लौट रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ। अभिजीत जी, कयूम साहब को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पीओके से कोई दिक्कत नहीं है, आप पीओके पे बात करिए, लेकिन खास बात पर कश्मीरी लोगों को धोखा मत दीजिए। ये कयूम साहब कह रहे हैं कि जो कश्मीरियों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आप लोग बातचीत करते हैं और कहते हैं, दावे करते हैं, आप उसे पूरा करिए। अभिजीत को हिंदुस्तानी क्यों नहीं समझा जाता है? आपने ये डिबेट करने के लिए बिठाया, तकरीर करने के लिए बिठाया। ठीक है अभिजीत जी, मैं इसलिए कयूम साहब की आवाज डाउन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि मीडिया आवाज को दबा देता है, इसलिए मैं आवाज पूरी रखे हुए हूं। आप अपनी बात को रखिएगा। आवाज और शोर में फर्क होता है। ठीक है अभिजीत जी। हाँ देखिए, सबसे पहली बात है, आज बड़े गुस्से में है, जरा प्यार से समझाकर तो चल बात। चलो एक बात तो पीडीपी ने मानी कि पीओके का हमारे साथ मिलना बहुत जरूरी है, तो ये तो आज की न्यूज बनती है कि पीडीपी भी यही चाहती है कि पीओके जो है वो हिंदुस्तान के साथ मिल जाए। तो सबसे पहले बहुत बड़ी खबर है, इसके लिए मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि ये भी यही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। और दूसरी बात रही जो इन्होंने अभी आपको, आप दोनों के एजेंडे ठीक है। कांग्रेस आप दोनों पे आरोप लगा रही है कि पीडीपी बीजेपी तो मिले हुए हैं। ये मेरा बयान नहीं है सर, ये वकार साहब बोल रहे थे पिछले दिनों, वो बयान भी हमने सुनाया। वकार साहब कहते हैं कि बीजेपी पीडीपी अभी भी मिली हुई है। जब कोई बरदवा साहब, जब कोई हिंदुस्तान के लिए अगर कोई अच्छाई की बात करेगा तो कोई भी होगा हमारे वो साथ ही रहेगा। अगर कोई हिंदुस्तान के फेवर में बात करता है तो पीओके का हमारे साथ मिलना, जो हम जिसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, तो अगर ये इस चीज के ऊपर हमारे साथ सेम प्लेटफॉर्म है तो हमें कोई एतराज नहीं है
इनकी सच्ची बात को कबूल करते हुए। अब रही बात जो उन्होंने आंकड़े आपको दे दिए, तो इनको ये पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त रही। अरे जाके डेवलप कंट्री का हाल देखिए, वहां पर क्या हालत हो चुकी है। ये तो हिंदुस्तान था 135 करोड़ का मुल्क, जिसे मोदी जी ने मौत के मुंह से बचा लिया, वरना यहाँ क्या हो सकता था कोरोना में आपको पता है। रही बात जहां तक बेरोजगारी की, उसके ऊपर लगाम कसती गई है। बहुत जल्दी आप देखेंगे बहुत सारी नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट भी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात जो पूरे लोगों को जान लेना चाहिए, एक भी नौकरी उनको मिलेगी तो पारदर्शिता से मिलेगी। इनकी तरह नहीं बैकडोर अपॉइंटमेंट से केवल और केवल पीडीपी और एनसी के रिश्तेदारी नौकरी लेके आज हकदार को हक दिया जाएगा। जो डिजर्व करता है उसे नौकरी दी जाएगी। ये नहीं कि कोई बीजेपी का रिश्तेदार है तो उसे हम नौकरी दे देंगे। तो जो नाइंसाफी उन्होंने लोगों के साथ की, इसी कारण लोगों ने इन्हें सिरे से दरनकार दिया। आज इनका जो सियासी वजूद वो इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ ये लोग नाइंसाफियां करते रहे, केवल और केवल भाई भतीजावाद में इन लोगों ने यकीन रखा। आज देखिए तो सही, आज एक जो मुख्यमंत्री नहीं है उनके भाई से पूछा जा रहा है, अब तो उनके भाई से भी पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आए। तो जिसको आपने पब्लिक ने जिसे अपना सब कुछ दिया, वही रक्षक जब रक्षक निकला, तो आज अगर इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये लोगों को बरगला के बेरोजगारी और यहाँ के नापशना बातें करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब राजनीति पे आते हैं। आप लोगों ने अपना एजेंडा बता दिया। कयूम साहब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा को हम देख रहे हैं, चाहे फिर जम्मू हो चाहे फिर कश्मीर हो, वो हर एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं और बता रही हैं कि हमारा एजेंडा क्या है। और अपने एजेंडे से ज्यादा वो बता रही हैं कि बीजेपी की नाकामियां क्या है। खासतौर पर आप 370 पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हर एक पार्टी को हम देख रहे हैं। जिस तरीके से मैं कांग्रेस का जिक्र कर रहा हूं, कांग्रेस आप पे ये आरोप लगा रही है कि आप तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। दिल्ली से जो आपको हुक्म आता है जम्मू कश्मीर में आप वो करते हैं। अपनी पार्टी के लिए भी यही आरोप लगाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हर एक पार्टी की अपनी जुबान है। हालांकि पीएचडी का जिक्र करें तो आप लोग एक साथ नजर आए थे। तो क्या अभी आप उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अपनी जमीन को पक्का किया जा सके? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन हो सकते हैं और यूं ही कोई मेहनत नहीं करता। खैर राजनेता आप लोग हैं, राजनीति करिए, उससे मना ही नहीं है, लेकिन लोगों को अपना एजेंडा भी बताइए। देखो भाई साहब, हमारा इस वक्त इलेक्शन का कोई मतलब मकसद नहीं है मैडम महबूबा मुफ्ती जी का। जी हम लोग इस वक्त जमीन तैयार कर रहे हैं। अपने मकसद जो हमारा 370-35 एक्ट को वापस करने के लिए हम एक तहरीक चला रहे हैं। कोई इलेक्शन की तैयारी नहीं है, यह आपको गलतफहमी है। रही बात इल्जाम हमारे आप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ है। देखो भाई, जब हमारी सरकार थी बीजेपी के साथ तो आपने खुद देखा। सर मेरा बयान नहीं है, ये वकार साहब कह रहे हैं, कांग्रेस का बयान है। इसे मैं कोट कर दूं। हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलने वाली थी। वो उस वक्त जब बीजेपी वालों को यह पता चला कि ये एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी पीडीपी की, उन्होंने हमारे टांगे खींच दी। लेकिन कसम से मैं कहता हूं, उन्होंने अपनी टांगे खींची, हमारी नहीं खींची। क्योंकि हम लोगों के लिए हम बात करते हैं, हम अपनी रियासत जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। हमारे कोई इरादा नहीं है इलेक्शन का, वो देखा जाएगा। अब अभी हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है। लोगों के पास इलेक्शन के लिए जाएंगे तो क्या मुद्दा है, ये खुद रिव्यू करते हैं इलेक्शन का। सर यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना कयूम साहब। सिर्फ एक सवाल है कि हम लोग कयूम साहब एक तहरीक चलाते हैं। कयूम साहब यही सवाल है ना कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है लोगों को बताने के लिए। बीजेपी तो यही कह रही है, कांग्रेस यही कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस यही कह रही है कि लोगों को बताने के लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप सिर्फ 370 पर बात कर रहे हैं कयूम साहब। इस बात को समझिए, लोगों को अगर आपको समझाना है तो ये बताना पड़ेगा कि पीडीपी का मुद्दा क्या है। पीडीपी आखिर किस मुद्दे को लेकर जाएगी लोगों के सामने, पीडीपी आखिर किस मुद्दे पर काम करेगी, पीडीपी का कौन सा मुद्दा होगा। कयूम साहब आपसे मुद्दा जानने की कोशिश आम लोग भी कर रहे हैं। इस वक्त जो आपको देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि पीडीपी का मुद्दा क्या है। अभिजीत जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं पीडीपी पर कि पीडीपी के पास मुद्दा नहीं है और वो अपनी जुबान से कह रहे हैं। आपको तो और बल मिल गया। इलेक्शन के लिए जाने के लिए कौन सा मुद्दा है, हम जाएंगे लोगों के पास, क्या क्या बोलेंगे। ठीक है अभिजीत जी, फटाफट से जवाब दे दीजिए। देखिए बरदार साहब, मेरी आदत नहीं किसी पे बोलने की, आराम से अपनी टर्न पे ये बोले फिर मैं बोलूं, थोड़ी सब हम डिबेट करें, सुनने वालों को भी मजा आए। ठीक है अभिजीत जी, फटाफट से। आपने एक बात बड़ी सही कही और उन्होंने खुद ही अपनी स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर दिया कि सही में बीजेपी ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है इनके पास। चाहे कोई भी मुद्दा हो उसके अंदर बीजेपी लोगों की सभी नजरों में खड़ी उतर रही है।
IIT IIM से लेके एम्स से लेके हर एक जगह पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाकर, और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आज बीजेपी यहाँ खड़ा कर रही है, और लोग आज हैरान यही हो रहे हैं कि 2-4 साल में जो इन लोगों ने काम कर कर दिखाया वो पिछले 50-60 सालों में कोई क्यों ना कर पाए। तो लोगों का कंपैरिजन बन गया है। इसीलिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनके छटपटाने की बात मैं बिल्कुल बखूबी समझ सकता हूँ कि लोगों के पास किस लिए जाए। बिजली पानी सड़क तो सॉर्ट आउट कर दी, जिन जगहों पर पिछले आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी वो लोग भी बिजली देखना शुरू हो गए। स्वच्छ जल, हर घर में नल, इस तरह की स्कीमें आज हर एक इंसान के पास कितना कुछ है जो सरकार की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है। 2014 के फ्लड में सबसे पहले बाहर कश्मीर के लोगों ने सरकारी पैसा देखा था और कई लोगों ने कहा क्या सरकार भी पैसा देती है, इस तरह के सवाल लोगों ने खड़ा किया था। लेकिन आज लोगों को यह भी चीज पता लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे ये लोग कटघरे में लाके खड़ा करते हैं उसने कभी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं किया। अगर पैसे आते हैं किसी भी स्कीम के वो हिंदू के अकाउंट में भी जाते हैं, मुसलमान के अकाउंट में भी जाते हैं। इसीलिए यहाँ से पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है। ठीक है, लेकिन अभिजीत जी ठीक है, इससे अलग मैं ये बात करूं अभिजीत जी, तो आप पे ये आरोप बीजेपी पर लगते रहे कि जम्मू पे कहीं ना कहीं ठीक है आप मजबूत स्थिति में, लेकिन कश्मीर में आप कमजोर स्थिति में हैं। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी सुप्रीमो हैं वो कहीं ना कहीं जो कश्मीर के लोगों की खातर पर बातचीत करती हैं उससे ये लग रहा है कि पीडीपी के खेमे में कश्मीर के लोग इस वक्त जा रहे हैं। उनको अपने खेमे में लाने की बात आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या लोगों को बता रहे हैं जब जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग तस्वीर देख रहे हैं रविंद्र रैना साहब की हो, कई केंद्रीय मंत्री भी कश्मीर के अंदर गए और तमाम बातें कही गई हैं। तो पीडीपी इस वक्त कश्मीर के अंदर थोड़ी मजबूत नजर आ रही है और उसी के किले को भेजना होगा आपको, क्योंकि जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन को साधना होगा। आगे आने वाले समय के लिए मैं बात कर रहा हूं। बरदार साहब एक चीज आप देखिए, जो इस बार 3 कमल डीडीसी के चुनावों में वहां पर खिले हैं वो सबसे बड़ी बात है। इन सबको उसी से सबक लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग भाजपा को वहां एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे बड़ी बात है इनकी राजनीति जो है वो किसी और तरह की, और हमारी राजनीति सच्चाई पे बेस्ड है। हम सच की बात करेंगे, ये तो लोगों को आज बरगला रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए 370-35 की बात करते हैं, ये भी बड़ी बात ही जानते हैं ये गड़ा हुआ मुर्दा है जो अब नहीं उखड़ेगा और ना ही बाहर आएगा। लेकिन इनके पास यही बात है करने के लिए। लोग इनकी बातों से जो है पक चुके हैं, थक चुके हैं। उनको पता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो आज बोल रहे हैं हमारे खेमे में लोग जा रहे हैं, अभी पिछले चुनावों में डीडीसी के देख लीजिए, कल आई जो पार्टी लॉन्च हुई थी अपनी पार्टी, वो दूसरे नंबर पर वहां पर आई और ये तीसरे नंबर पर। दिन ब दिन इनका ग्राफ क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि सच्चाई से कोसों दूर है ये लोग। ये आ जाके लोगों को बरगलाएंगे, आ जाके वहां पर जो नहीं, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अभिजीत जी ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी आपका दाहिना हाथ है और दिल्ली से जो हुक्म मिलता है अपनी पार्टी वही करती है, और खासतौर पर बीजेपी के एजेंडे पर वो काम कर रही है। हमारे अपनी पार्टी के लिए खासतौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो यही कह रहे हैं। बरद्वार साहब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुस्तान की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। हमें किसी पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आने वाले वक्त में चुनावों के बाद क्या नतीजे रहते हैं वो बात की बात है। हमें किसी को अपना पीडीपी की जरूरत पड़ी थी सर एक समय में, आपको जम्मू कश्मीर में पीडीपी की जरूरत पड़ी थी, इस बात को मानिए। गठबंधन आपका हुआ था, मैं आपको बताता हूं। हाँ। उसके पीछे क्यों, गठबंधन के पीछे भी मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं। वो जो गठबंधन हमने किया था वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को देकर किया था, जो इस हिंदुस्तान के गृह मंत्री रह चुके हैं। उनकी सोच कुछ और थी, और जब से एजेंडा इनकी मैडम के हाथ में आया है तो उन्होंने क्या किया आपके सामने, कौन सी राजनीति शुरू की है वो आपके सबके सामने है। तो आप हमारे गठबंधन की तरफ किसी भी शक की निगाह से नहीं देख सकते। हमें बड़ी सच्ची जो एक मेंटालिटी के साथ हमने गठबंधन किया था, किस तरह से अभिजीत जी कह रहे हैं उस तरफ कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का चेहरा देख के, उनको देख के हमने आपके साथ गठबंधन किया। महबूबा मुफ्ती साहिबा आई, लेकिन महबूबा मुफ्ती साहिबा किसी और ट्रैक पर चली गई, वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। अभी भी जो 370 की बातें कह रही हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसला है। तो आप कैसे 370 लोगों को दे देंगे जिस वादे को आप कह रहे हैं? ये अभिजीत कह रहे हैं, बीजेपी आप पर आरोप लगा। देखो भाई साहब ये बात जो है ना, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो हमारे पैट्रन हैं, उसके साथ भी जब हुकूमत बनी तो 3 महीने का टाइम लग गया बीजेपी के साथ हमारे मामलात को फिट करने में। उसमें जो भी मसले हो गए, जैसे 370 के साथ कोई टच नहीं करना है, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स वापस मिलने चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लोकल अफसर होने चाहिए, ये सारी बातें हुई हैं। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो बात की है, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि वो नहीं रहे बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम से। उसके बाद मैडम जी ने हुकूमत संभाली, 3 महीने तक इन्होंने क्या किया, नहीं हुकूमत बनी, ये मुद्दे रहे आपस में जो हमारा मतलब बीच में बात चली, और किसी जगह हम एग्री हो गए, बीजेपी वाले भी एग्री हो गए कि 370 के साथ
मतलब कुछ हम नहीं करेंगे, हुकूमत को जाने देंगे, सेक्युलर सिस्टम को लागू करेंगे। इसी बात पर मैडम महबूबा जी ने बात की। और आपको ये भी मैं बताता चलूं, उस वक्त जैसे भी बार्गेनिंग इन्होंने शुरू की थी, जैसे इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात चला रही थी, दूसरी तरफ से आपको पता है दूसरे बात चल रही थी, मैडम जी ने उस वक्त ये फैसला लिया लोगों के लिए। यहाँ हमारी बीजेपी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है, जैसे वाजपेयी के साथ हमने बात की थी, इसी तरह हमारे मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे मसले कश्मीर पर बात करेंगे, हमसायों के साथ बात करेंगे और लोगों की बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, इन्होंने अपने खुद ही ट्रैक से अलग हो गए। इनके पीछे 70 साल का जो इनका अपना एजेंडा था जी, उसी को इन्होंने इंप्लीमेंट करा था। आरएसएस के एजेंडे को इन्होंने अपनाना था। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सके। बाद में यही वजह हो गया कि हम अलग हो गए। जब ठीक है, लेकिन सर अब आप कैसे बता रहे हैं कि अब हम 370 पर कर सकेंगे? भाई साहब, मुझे इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। एक लड़ाई है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर को छोड़कर हिंदुस्तान को। लेकिन आज आप देख रहे हैं इनका ग्राफ नीचे जा रहा है भाई साहब। आप देखो आज ये वो बड़ी पार्टी नहीं है। 30% 35% इनको पूरे हिंदुस्तान में वोट मिले हैं। लेकिन हम इनको मानते हैं कि हमारे जब हमारे इलेक्शन हो गए जम्मू कश्मीर में, डीडीसी के इलेक्शन हो गए, उस वक्त इन्होंने देखा अपना हाल क्या हो गया। 70% हमारे पीएचडी में जो हमारे वोट पड़ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोगों की बातें हमारे साथ है, हम रियली हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो 370-35 एक को वापस मानते हैं, उस चीज को ये क्यों नहीं देखते? अब ये नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम स्टेट लाएंगे। वो कौन सा मसला है? स्टेट एक बहुत बड़ी स्टेट, जम्मू कश्मीर एक अलग एक मुल्क था, उन्होंने इलाहा किया हिंदुस्तान के साथ और हमें कुछ रियायतें मिली। जब वो रियायतें इन्होंने ले ली तो आप ये चाहते हैं कि लोग कयूम साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने अभी ये बात कही कि 370 हटा तो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब किस बात की गारंटी आप दे रहे हैं लोगों को कि 370 हम लोगों को देंगे? मेरा सर सीधा सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि 370 को लेकर हम कुछ नहीं कर पाए, तो अब आप कैसे विश्वास दिला रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि 370 हम वापस देंगे? बस इतना सा सवाल का जवाब। देखो भाई, ये सारे दो मतलब जो हम कहते हैं, एक मसला है तहरीक चलाते हैं हम जम्मू कश्मीर में। ये कश्मीर की बात नहीं, हम जम्मू में जाते हैं, पुंछ में, रजौरी में, आप देखो मैडम हर जगह जाती है। ये हम लोगों को अच्छे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। ये तहरीक को बनाने के लिए कुछ देर तो हमें लगेगा, 70 साल के एजेंडे को इनके खिलाफ। ठीक है, आपके हर एक नेता यही कह रहे हैं कि कुछ वक्त तो हमें लगेगा। बीजेपी ने 70 साल इंतजार किया 370 को हटाने के लिए, तो आपको भी कुछ इंतजार करना होगा। अभिजीत जी, पीडीपी दावा कर रही कुछ समय हमें लगेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 दे देंगे। हालांकि मसला 370 सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जवाब दीजिएगा उनके सवालों का। हम कोई भीख नहीं मांगते। देखिए, हम कोई भीख नहीं मांगते। ठीक है अभिजीत जी, ठीक है कयूम साहब सुन लीजिए, आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं। समय मेरे पास बहुत कम है, अभिजीत से आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। अभिजीत जी, देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि ये भी भली भांति जानते हैं कि 370 और 35 का क्या है क्या नहीं। वो बड़ी भांति, ये नहीं कि ये नहीं जानते हैं, पुराने सियासी लोग हैं, भली भांति नहीं पता, लेकिन इनके पास बात ही कुछ नहीं है लोगों से करने के लिए। क्या बात करेंगे? यही करेंगे। और बड़ी बात यह है कि लोगों को भी भली भांति पता है कि ये जो बातें कर रहे हैं खोखली बातें, इनमें कोई दम नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में कभी फर्क नहीं रहता। हमने वादा किया था, हमने करके नहीं पाया। अब रही बात जो उन्होंने इल्जाम का दोष लगाया, पीएचडी की इलेक्शन, जीडीसी की इलेक्शन का बात बताया, ये सारी पार्टियां मिलकर भी हमसे बड़ी पार्टी नहीं बनी। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने यहाँ पर, ये इन्हें पता होना चाहिए। दूसरी बात, पीएचडी का जब इन्होंने अलायंस बनाया तो इनका क्या था? हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? एक दूसरे के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स प्लेस किए। तो लोगों को भली भांति पता है, इनका खुद का एक दूसरे पे एतबार नहीं है, तो जनता इन पे क्या एतबार करेगी? और जो बात इन्होंने आज की कि हमारी मैडम ने इनके लिए कोई नया काम करना शुरू कर दिया है, मैडम ने सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को बरगलाने का काम शुरू किया हुआ है। आज लोगों को कंफ्यूज कर रही है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उनके नेता कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं। एक ऐसा नेता आप देखें, अगर आप मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की तरफ देखते हैं, वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान का परचम
कश्मीर में लहराया था और उस समय कांग्रेस ने उनके लिए क्या अपशब्द यूज किए थे वो आपको भली भांति पता है। और यहाँ पर आज देख लीजिए इन्हीं की नेता भारत के झंडे के लिए कैसे अपशब्द यूज करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी रुचि की राजनीति कहां से चलती है। जनता सब जानती है। मेरे पास समय बस इतना ही था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कयूम साहब बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। फिलहाल नेता बता रहे थे कि क्या उनकी पार्टी का एजेंडा है। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीर कैसी जम्मू कश्मीर के अंदर नेताओं की है, और आगे आने वाले समय में जो फैक्टर अभी हम आपको बता रहे हैं वही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज खबर तह तक आप तक पहुंचाता है।